नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग कुशल होंगे ऐसी कामना मैं करता हूं। आइए नेशनल चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल की ओर से कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्लास की जो व्यवस्था की गई है उसके तहत आज हम हमारी भूगोल विषय की किताब के प्रथम पाठ के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र में इस पाठ में से 2 नंबर के प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं, तो हम उन 2 नंबर को खरा करने के लिए इस पाठ को गहराई से पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। आप अपनी कॉपी और पेन अपने साथ रखें। जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं, ताकि एक अच्छे नोट्स की कॉपी आपके पास तैयार हो जाएगी जो परीक्षा में आपके लिए मददगार साबित होगी। भूगोल में प्रकृति एवं मानव के अध्ययन पर जोर दिया जाता है और इसी आधार पर भूगोल की 2 शाखाएं होती है, भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है और मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण व सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच मिलने वाले संबंध, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण एवं सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल का प्रादुर्भाव और विकास 18वीं शताब्दी से माना जाता है और इसकी अनेक विद्वानों ने परिभाषा दी है, लेकिन उसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता के बारे में। जी हाँ, आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता जर्मनी के भूगोलवेता फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में इसकी परिभाषा दी। इन्वर्टेड कोमा में इनकी परिभाषा है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की कुछ और परिभाषाओं के बारे में यदि बात करें तो अमेरिका की प्रसिद्ध भूगोलविद व रेटजेल की शिष्या एलन सी सैंपल के अनुसार इन्वर्टेड कोमा में मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इन्वर्टेड कोमा बंद। देखिए, इस परिभाषा से एक छोटा सा प्रश्न और बनता है कि किस भूगोलवेता ने मानव को चंचल की संज्ञा दी है, तो इसका आंसर होगा एलन सी सैंपल। एक परिभाषा के बारे में और बात करते हैं। फ्रांस के प्रसिद्ध भूगोलवेता पॉल विडाल डी ला ब्लॉश के अनुसार इन्वर्टेड कोमा में मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर यदि मानव भूगोल की सारांश परिभाषा देखी जाए तो वो ये होगी कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मानव समूहों के प्राकृतिक व सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों, प्रभावों व प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों और स्थानिक संगठन का अध्ययन मानवीय प्रगति के उद्देश्यों से प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। तो आप इन तीनों परिभाषाओं को अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इसके बाद ये जो सारांश रूपी परिभाषा है इसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो हमारा यदि प्रश्न आता है मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, तो हमें तीनों परिभाषाएं रेटजेल की, एलन सी सैंपल की और डी ला ब्लॉश की लिखनी है और उसके बाद सारांश लिखना है। अब हम बात करते हैं मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में। पृथ्वी पर मानव निर्मित जो भी दृश्य दिखाई देते हैं उनका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत ही होता है और इसीलिए प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप केंद्रीय बिंदु है। तो यदि प्रश्न बने मानव भूगोल की प्रकृति बताइए, तो हमें इसका आंसर देना है मानव भूगोल की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप केंद्रीय बिंदु है। और इसका कारण यही है कि मानव के द्वारा जो क्रियाकलाप किए जाते हैं उन क्रियाकलापों का ही अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इसी कारण ये मानवीय क्रियाकलाप इसकी प्रकृति के केंद्रीय बिंदु हैं। मानव भूगोल क्षेत्र विशेष में
समय के साथ मानव व वातावरण के सभी जटिल तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मानव को केंद्रीय भूमिका में मानकर करता है। यानी मानव भूगोल की प्रकृति में यही स्पष्ट होता है कि इसकी केंद्रीय भूमिका में मानव के क्रियाकलाप ही आते हैं। अब यदि हम बात करें मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के बारे में, तो मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र या विषय क्षेत्र दोनों एक ही बात है। 6 बिंदु इसके हैं: जनसंख्या, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक वातावरण, कालिक अनुक्रम, नियोजन व प्रादेशिक संगठन और अन्य प्रदेशों से संबंध। इसमें हम यदि जनसंख्या के बारे में बात करें तो जनसंख्या में जनसंख्या वितरण हो सकता है, प्रवास हो सकता है, अधिवास, प्रजातिगत संरचना, इन सभी का अध्ययन जो किया जाता है वो इस जनसंख्या के अधीन किया जाता है। नंबर 2, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन है। इसके तहत उस प्रदेश में पाए जाने वाले समस्त प्राकृतिक संसाधन, चाहे वो भूमि है, जल है, वन है, खनिज है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। सांस्कृतिक वातावरण के तहत सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत आने वाले जीव जंतु, मानव के साथ उनका अनुकूलन, जीविका के साधन, परिवहन, भवन, निर्माण सामग्री, अधिवास, ये सब जो आते हैं इनका अध्ययन इस कारक के तहत किया जाता है। कालिक अनुक्रम के तहत मानव समाज और भौगोलिक संबंध, इनका समय के अनुसार किस प्रकार से ये लोचपूर्ण होते हैं, किस प्रकार से बढ़ते हैं, किस प्रकार से घटते हैं, इनका क्रियात्मक अध्ययन कालिक अनुक्रम के तहत किया जाता है। पॉइंट नंबर 5 में नियोजन व प्रादेशिक संगठन के अंतर्गत संसाधनों का समाज के विभिन्न वर्गों में वितरण, उनका उपयोग और उनके संरक्षण का अध्ययन किया जाता है। पॉइंट नंबर 6 में अन्य प्रदेशों से संबंध, यानी ये पृथ्वी पर मानव एकाकी नहीं है, पृथ्वी पर फैले हुए विभिन्न क्षेत्रों से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संबंध मानव के होते हैं। इन सभी संबंधों का अध्ययन भी इस मानव भूगोल के तहत किया जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें मानव भूगोल के विकास की, तो मानव भूगोल का विकास एक लंबी प्रक्रिया के तहत हुआ है और इसलिए अध्ययन की दृष्टि से मानव भूगोल को 3 युगों में बांटा जा सकता है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में प्राकृतिक वातावरण की प्रधानता थी और इसी कारण तकनीकी विकास का स्तर बहुत कम था और इस काल में प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता रही। प्राचीन काल में थेल्स, एनेक्सीमेंडर, अरस्तु, हेरोडोटस के साथ ही हिकेटियस ने भौगोलिक ज्ञान को बढ़ाया। हिकेटियस के द्वारा भूगोल को व्यवस्थित रूप प्रदान करने के कारण इन्हें भूगोल का जनक भी कहा जाता है। छोटा प्रश्न बन सकता है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर होगा हिकेटियस। इसके बाद बात करें मध्यकाल की, तो मध्यकाल में उपनिवेशीकरण और व्यापारिक रुचियों ने नए क्षेत्रों की खोज और आविष्कार को बढ़ावा देकर भौगोलिक ज्ञान को बढ़ाया था। यह काल प्रादेशिक विश्लेषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा था। इसके बाद आधुनिक काल की शुरुआत की बात करें तो इसका श्रेय जर्मनी के भूगोलवेताओं को जाता है और इसके बाद फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका में मानव भूगोल का विकास हुआ था। आधुनिक काल के तहत ही फ्रेडरिक रेटजेल को आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है और इस आधुनिक काल में मानव भूगोल में 3 नई अवधारणाओं का उदय हुआ: नियतिवादी अवधारणा, संभववादी अवधारणा और नवनियतिवादी अवधारणा। अब ये तीनों अवधारणाएं क्या है? नियतिवादी अवधारणा जो है उसमें मानव शक्तियों की अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता स्वीकार की जाती है और मानव को प्रकृति का दास माना जाता है। इसमें से छोटा प्रश्न बनता है कि किस अवधारणा के तहत मनुष्य को या मानव को प्रकृति का दास माना जाता है? तो उसका आंसर होगा नियतिवाद। दूसरी अवधारणा संभववाद है, जिसमें प्रकृति प्रदत्त संभावनाओं का मानव द्वारा अपनी उन्नति व कल्याण हेतु अपनी पसंद के अनुसार उपयोग किया जाता है। और तीसरी अवधारणा नवनियतिवाद। मानव भूगोल की यह अवधारणा जो है ये न तो प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की और ना ही प्रकृति की दासता स्वीकार करने की बात कहती है, अपितु
यह प्रकृति के साथ सहयोग करने पर बल देती है। इस अवधारणा का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया था। इस विचारधारा को रुको व जाओ के नाम से भी जाना जाता है। कई बार बोर्ड में प्रश्न पूछ लिया जाता है, रुको व जाओ कौन सी विचारधारा है और इसके प्रवर्तक कौन थे, तो हमें याद रखना है ये नवनियतिवाद विचारधारा है जिसके प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर थे। 1930 के बाद मानव भूगोल का विभाजन सांस्कृतिक भूगोल एवं आर्थिक भूगोल के रूप में भी हुआ था। 1970 के बाद मानव भूगोल में दार्शनिक विचारधाराओं का भी प्रभुत्व रहा। मानव कल्याणपरक विचारधारा का संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, इनसे संबंधित भी रहा। और उसके बाद आचरण परक विचारधारा के अनुसार ये कहा गया कि मनुष्य आर्थिक क्रियाएं करते समय केवल आर्थिक लाभ पर विचार नहीं करता, बल्कि उसके अधिकांश निर्णय पर्यावरण से संबंधित भी होते हैं और इस आधार पर वो अपने डिसीजन लेता रहता है। आज मानव भूगोल पूरे विश्व में व्यापक रूप में प्रसारित हो चुकी है और इस शाखा का अध्ययन पूरे विश्व में किया जा रहा है। तो ये हमारा प्रथम पाठ यहीं पूरा होता है। इस पाठ में आई हुई परिभाषाओं को और जो ये 3 विचारधाराएं आई थी, नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद, इन तीनों विचारधाराओं को हमें नोट करना है अपनी कॉपी में। परिभाषाओं को हमें याद करना है। पाठ के अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हमारे इस पाठ से जुड़ी है उनके नाम भी हम इसमें लिख लेते हैं, हम कॉपी में नोट करेंगे। भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव, इसकी लेखिका एलन सी सैम्पल है। मानव भूगोल के सिद्धांत, इसके लेखक विडाल डी ला ब्लॉश है। और मानव भूगोल की समस्याएं, इसके लेखक अल्बर्ट डिमांजिया है। अब आप पूरे दिन भर में जब भी आपको समय मिले अपनी इसी नोट्स की कॉपी में इन 3 प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 2, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बताइए। और प्रश्न नंबर 3, रुको और जाओ विचारधारा के प्रवर्तक कौन हैं? तो प्यारे बच्चों, अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो इन प्रश्नों के उत्तर पहले हम देखेंगे और उसके बाद आगे की बात करेंगे। तब तक आप सब लोग घर पर बैठकर बाकी सब्जेक्ट की क्लास का भी आनंद लें और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें और लॉकडाउन का पालन करते हुए कोरोना महामारी से खुद को बचाएं, अपने परिजनों को बचाएं और अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा परिवार वालों के साथ स्पेंड करें। थैंक यू, गुड बाय।